हेलो फ्रेंड्स, एमआर एसोसिएट्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग जो 2025-26 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आप अगर आईटीआर फाइल करने जा रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू देंगे आपको। क्या अपडेट है, क्या चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे बताई जाएगी आपको, जैसे कि आप पीडीएफ फॉर्म में देख रहे हो। कौन कौन सी चीजें डिस्कस होगी, देखिए ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा होगा, बढ़िया होगा। जो नया आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं या फिर आईटीआर तो आप फाइल कर रहे हो, लेकिन आपको अ, अगर है कि नए साल में कोई चेंजेस हुआ है तो वो क्या चेंजेस हुआ है, कौन से प्रिकॉशंस है, और बहुत सारी चीजें वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो कंप्लीट होगी तब तक आप बहुत कुछ चीजें जान लोगे। कुछ चीजें आपकी रिपीट हो सकती है और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो नया जो सीजन है उसमें क्या नई चीजें हैं वो हम जानेंगे। तो वन बाय वन बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि आईटीआर का फाइलिंग प्रोसेस क्या है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। कुछ अपडेट्स और चेंजेस है उसकी हाईलाइट भी आपको मिल जाएगी। तो आप फाइल करने जा रहे हो तो ये एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली एंड एक्यूरेट फाइलिंग वगैरह वगैरह। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप गूगल कर लोगे तो भी आपको पता चलेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं आपको जानने को मिल जाएगी। चलिए, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसे कि हर साल रहता है वैसे ही कुछ है। अगर कोई चेंजेस नहीं होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से तब तक यही रहता है। जैसे स्टार्ट डेट है अप्रैल 1 2025। ओरिजिनल ड्यू डेट इसका रहता है जुलाई 31 2025, जो हर साल के लिए यही होता है जब तक इसे एक्सटेंड नहीं किया जाता। एक्सटेंडेड ड्यू डेट यहाँ पे बताया गया है, नॉन एडिटेड केस है तो उसके लिए ये वाली डेट है 15 सितंबर। ऑडिट केसेस है तो 31 अक्टूबर है। बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न आप फाइल करते हो तो ये वाली कुछ उसके लिए डेडलाइन दी गई है। और पेनल्टी के बारे में बताया गया है जो 1,000, 5,000 और एज द केस में भी जैसा जैसा केस होगा तो वो पेनल्टी रहती है। तो जनरली अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में हो, इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, और आप नॉन ऑडिटेड वाले केस में फॉल करते हो तो वो वाले केस में आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो रहेगा जुलाई 31 2025। और एज द केस में भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है तो वो डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है। तो अभी के लिए जुलाई 31 2025 ड्यू डेट है। आईटीआर फाइलिंग पोर्टल क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वहां से आप फाइल कर सकते हो। तो पोर्टल तो आप गूगल भी कर लोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। हाँ, अब यहाँ पे बताया आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 आर एनेबल फॉर ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हो, सीधे पोर्टल से फाइल करना चाहते हो, तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आपके लिए ओपन है, अभी आप फाइल कर सकते हो। अदर प्लेटफॉर्म है, कुछ ई रिटर्न इंटरमीडिएट होते हैं, देन ऑथोराइज कंसल्टेंट होते हैं, थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जिसपे से भी ये आप फाइल कर सकते हो। अब उनका मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन से थर्ड पार्टी ऐप रहते हैं क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं। तो वहां से भी होता है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। ओके, अब गूगल करोगे तो पता चलेगा। अदरवाइज इतना मैं बता दूं कि अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आप फाइल कर सकते हो। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जरूर से आपका जो 26 एएस है और एआईएस है उसे थोड़ा मैच कर ले। और आपका जो भी टीडीएस जनवरी, फरवरी और मार्च में जो कटा है उसको भी देख ले कि 26 एएस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि लास्ट क्वार्टर का रिटर्न अभी भी सबमिट नहीं हुआ होगा, जिसकी ड्यू डेट होती है टीडीएस रिटर्न की 31 मई जो होती है वो लास्ट डेट होती है लास्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। तो वो अगर फाइल नहीं हुआ है तो वैसे केस में इनकम टैक्स पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा 26 एएस, और ईआईएस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो एक बार उसको जरूर चेक करें कि अगर रिफ्लेक्ट हो चुका है या आप
आपका जिन्होंने टीडीएस काटा है लास्ट क्वार्टर में, अगर नहीं कटा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टीडीएस कटता है लास्ट क्वार्टर में या आपको पता है कि कटा हुआ है तो रुक जाइए। आपके पास अगर फॉर्म 16A आ जाए या सैलरी वाले केस में फॉर्म 16 आ जाए, उसके बाद रिटर्न फाइल करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म 16 और 16A वो दोनों आपको आपका फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देगा अगर आप सैलरीड पर्सन हो। फॉर्म 16A सैलरी से अलावा कोई पेमेंट आपकी हुई है, बिजनेस की है या कंसल्टिंग की या कोई सर्विस आपने प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटता है। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो उसका कमीशन पे कटता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो तो उस पर भी पेमेंट होती है, रेंट की पेमेंट होती है, उसमें टीडीएस काटा जाता है। सो मेक श्योर कि आपका जो इनकम है और उस पे ऊपर जो टीडीएस कटा हुआ है वो लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल हुआ है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यार आपके पास फॉर्म 16 या 16A आपको एम्प्लॉयर या जिन्होंने पेमेंट किया है उन्होंने आपको फॉर्म 16 या 16A प्रोवाइड किया है, तब आगे बढ़े। ओके, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा। ओके, मैं वीडियो को थोड़ा इसलिए मुझे जल्दी से कुछ चीजें बतानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपकी कोई ऐसी कोई क्वेरी है तो जरूर से आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। ओके, तो ITR 1 और 4 अभी ओपन हो चुका है। जैसे मैंने बताया ऐसा कोई आपका मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो वाले केस में आप अभी फाइल कर सकते हैं। हम देखेंगे वो कैसे क्या है, पोर्टल पे भी मैं दिखाऊंगा और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां से भी आप फाइल कर पाओगे जिनका कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है। ITR फॉर्म क्या फाइल करना है वो भी आपको देखना है कि आप रेसिडेंट हो और 50 लाख से कम आपकी इनकम सैलरी से 50 लाख से कम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज की इनकम है तो ITR 1 में जाना है। ITR 2 जनरली वही वाला केस रहता है, 50 लाख से ज्यादा अगर सैलरी हो जाती है, और वो भी कह सकते हैं हम कि अगर आपके कैपिटल गेन से कोई इनकम बन रही है, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर F&O में ट्रेडिंग करते हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने बेची है जिसे हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। ओके, तो कोई प्रॉपर्टी बेची है उसके ऊपर कैपिटल गेन बनता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसको रिपोर्ट करना है तो ITR 2 में आओगे अगर सैलरीड पर्सन हो। अगर नॉन सैलरीड पर्सन हो तो आपको ITR 4 फाइल करना है क्योंकि आप बिजनेसमैन और प्रोफेशनल कंसिडर होंगे। लेकिन वो वाले केस में जहां पे आप बिजनेसमैन होंगे तो आपका आई थिंक 44AD के अकॉर्डिंग 3 करोड़ तक का आपका अगर टर्नओवर है तो आप 44AD के अंदर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, जहां पे आपका कंसेशनल रेट से आप अपनी इनकम रिपोर्ट कर पाओगे। अगर कैश में आपको पूरी पेमेंट हुई है या जो भी पेमेंट हुई है उसका आप 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखा सकते हो, और अगर अदर देन कैश है मीन्स बैंकिंग मोड से अगर पेमेंट हुई है तो उसका 6% आप कम से कम प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो कंसेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। अगर ITR 4 आप बिजनेस और प्रोफेशनल हो और ITR 4 फाइल करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे भले ही 50 लाख बताया गया है लेकिन वो वैल्यू है प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे 3 करोड़ की जो टर्नओवर की लिमिट है वो बिजनेसमैन के लिए है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो वो वाले केस में 50 लाख था, अगले कुछ सालों में अभी हो सकता है वो 1 करोड़ हो गया हो, तो आपको वो थोड़ा मेक श्योर कर लेना है, क्योंकि जब 2 करोड़ का 3 करोड़ बड़ा है बिजनेसमैन के लिए तो प्रोफेशनल के लिए भी बड़ा है, तो वो गूगल भी कर लोगे तो पता चल जाएगा। ओके, इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रोफेशनल के लिए इतना है और उनका प्रॉफिट वो मिनिमम दिखा सकते हैं 50%। और वैसे ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स कैरियर्स जिनके चलते हैं उनके लिए भी वो 10 व्हीकल का फंडा है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ITR 4 में आप कंसेशनल आपको कंसेशन मिलता है जो आप रिटर्न फाइल करते हो उसमें, कि एक स्पेसिफिक प्रॉफिट ही आपको दिखाना होता है जो, और कोई आपका जो आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह वो दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, और ना ही उसका ऑडिट किया जाता है। अगर ऑडिट वाला केस है जैसे 3 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है प्रोफेशनल के केस में, आप 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख व्हाट एज द केस में भी, तो उसे ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती है, ग्रॉस रिसिप्ट बढ़ती है प्रोफेशनल के केस में, तो वहां पे आप ITR 3 में जाओगे। और अगर बिजनेसमैन हो 44AD का बेनिफिट ले रहे हो, या प्रोफेशनल हो 44ADA का बेनिफिट ले रहे हो, या फिर गुड्स करिए जिसका आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो वाले केस में अगर आपका 10 से ज्यादा आपकी व्हीकल है और समझो नॉन ऑडिटेड केस में आप आते हो तो आप ITR 3 फाइल करोगे। और सॉरी मैं कहना भूल गया, कैपिटल गेन से अगर इनकम बन रही है 44AD है 44ADA है या AE वाला बेनिफिट ले रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेस का बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम बनती है
तो वो आपको रिपोर्ट करना है ITR 3। ओके, आई होप मैं ठीक से जा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। चलिए, डॉक्यूमेंट तो जैसे कि कई लोगों को पता होगा कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करना है। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे, तभी भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स में फॉर्म 26A में मिल जाती है, और EIS में भी आप मैच कर सकते हो जो यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक बार यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपको वो देखना है, आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो भी इनकम है आपकी, वो आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सही है। चलिए, बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा, क्योंकि अगर रिफंड वगैरह बनता है तो आपका ये जो आपका जो वैलिडेटेड बैंक होगा, जो भी आप वैलिडेट करोगे उसमें वो रिफंड मिलेगा। कैपिटल गेन स्टेटमेंट है अगर आपके पास, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, उसमें भी स्टेटमेंट तो लगता है, क्योंकि आप कंसल्टेंट को प्रोवाइड करोगे या खुद से फाइल करोगे तो आपके पास डिटेल तो होनी चाहिए ना, तो इसका स्टेटमेंट होगा। लॉन्ग टर्म अगर होगा तो उसमें डिटेल स्टेटमेंट अच्छे से चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो रिपोर्ट करना रहता है कि इस स्पेसिफिक डेट से पहले आपने वो सेल किया था या फिर परचेज किया था, ऐसा कुछ है। ओके, तो वो आपको रिपोर्ट करना रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। और कौन सी ऐसी आपकी कैपिटल एसेट थी जो आपने बेची है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है तो वीडियो जरूर देख लो, लेकिन जब आप कंसल्टेंट के साथ आप जब बात करोगे अपने रिटर्न के बारे में, तो आपको ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो आपका काम भी थोड़ा स्मूथ हो जाता है, और कंसल्टेंट के लिए भी बेहतर रहता है कि वो आपको अच्छे से आपका जो काम है उसमें आपको हेल्पफुल हो पाए। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, अगर आप देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। अभी ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं, जहाँ पे 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देनी होती है। अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन 7 लाख तक आपकी अगर इनकम बनती है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करनी है, कुछ केसेस को छोड़ के। ओके, जैसे कैपिटल गेन का वो कुछ केसेस होते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर लगता है, उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, रिबेट मिल जाती है 12,500 की। तो वो लोग, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है LIC में है या PPF में है या फिर म्यूचुअल फंड में है, कोई आपने अपने बच्चों के लिए कोई स्कीम ले रखी है, ओके, सेविंग स्कीम ले रखी है, पेंशन स्कीम है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो 80 फैमिलीज के जो डिडक्शन है, सेक्शन 80 है, जिसमें आप ये सारे क्लेम कर पाते हो। तो वो इन्वेस्टमेंट की डिटेल, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, या आपका कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि आपके लिए वही सूटेबल है, तो आपको वो वाले डिडक्शन है उनका पूरा डिटेल या उनका ब्यौरा देना पड़ेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट है। ओके, आपने अगर होम लोन ले रखी है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, और उसका होम लोन का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास, ये सारी चीजें होती है। तो वो 80 फैमिलीज के जो डिडक्शन होते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हो, तब की बात। रेंट रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है, क्योंकि देखिए, आप HRA तो आप क्लेम नहीं कर रहे हो, आपको HRA मिल भी नहीं रहा है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप रेंट पे रहते हो, HRA नहीं मिल रहा है, तो 80 GGA, आई थिंक 80 GGA, ओके, 80 GG, सॉरी 80 GG में आपको ये डिडक्शन मिलता है रेंट का। ओके, आप जो भी रेंट पे कर रहे हो, 3 तरह की जो वैल्यू आपको डिराइव करनी है, और उसमें से जो लिस्ट होगी जो सबसे कम होगी, वो आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो। बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपका कंसल्टेंट है जो भी टैक्स एक्सपर्ट होगा आपका, उसको ये चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, जिससे आपके लिए बेहतर रहेगा कि वो ठीक से रिटर्न फाइल कर पाए। ओके, अदरवाइज ऑडिटेड केस में तो ये करना ही पड़ेगा, तो आपका अगर कोई अकाउंटेंट भी है तो उनसे ये डिटेल आप जरूर से ले लें। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का टैक्स रेजिम सिलेक्शन। ओके, आपको मैंने अभी बोला आपको कि आप कौन से रेजिम में जाना चाहते हो, नया रेजिम या नई तरीका का जो मीन्स टैक्स का आपका रिपोर्टिंग रहता है, या पुराने तरीके से आप बताना चाहते हो। ओके, तो वो आपको चूज करना है, और ऑनलाइन कंपैरिजन टूल आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे, उसे देख ले एक बार कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, जहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग होता है। की चेंजेस फॉर असेसमेंट है 2025-26, तो एक तो देखिए,
अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले आई थिंक मिलता था 50,000, वो आई थिंक 75,000 हो चुका है। ओके, तो वो एक चेंज है। देन एनहेंस डिस्क्लोजर, डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन और डिडक्शन लेने के लिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन अब देनी पड़ेगी जो पहले नहीं देनी होती। कैपिटल गेन रिपोर्टिंग, कैपिटल गेन रिवाइज रिपोर्टिंग रूल। अच्छा, 22 जुलाई 2024 तक और 22 जुलाई 2024 के बाद एक चेंजेस हुआ था, टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुआ था कंसर्निंग टू कैपिटल गेन। ओके, 22 जुलाई से पहले अगर अपने प्रॉपर्टी बेची है 22 जुलाई 2024, और अगर 22 जुलाई के बाद माने 23 जुलाई से आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो उसका कैलकुलेशन होता था। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है तो 12.5% के हिसाब से भी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है उस पर टैक्स पे कर सकते हो। और 20% आप जो आपको जो ठीक लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर 12.5% के हिसाब से आप कैपिटल गेन पे करोगे तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं होगा। और जहां तक बात है कि 20% की, तो वहां पे वो इंडेक्सेशन का एक कैलकुलेशन होता है, वो करना पड़ता है। तो उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है बहुत पहले। यहाँ पे अभी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप चाहोगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा। ओके, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ओवरव्यू ही देना है हमें, ताकि क्वेरी मुझे पता चले। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है, तो उसके ऊपर और भी वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए। वैलिडेशन रूल्स, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन इन आईटीआर यूटिलिटीज। अभी वैलिडेशन रूल कुछ चेंज हुए हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये चीजें आपको नहीं करनी है, मतलब इसको अवॉइड करना है। रॉन्ग आईटीआर नहीं, कई लोगों को खुद से फाइल करते हैं, अच्छी बात है, खुद से फाइल करना चाहिए। इतना टफ भी नहीं है आईटीआर फाइल करना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, टैक्स एडवोकेट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो वर्षों से वो चीजें कर रहे हैं, उनको पता है नया अपडेट क्या है। और कई बार क्या होता है, आप खुद से फाइल करते हो, कुछ नया अपडेट आया है तो आपको पता नहीं होता है, तो उसमें ये हो सकता है कि आपका टैक्स सेविंग ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो आप कर नहीं पाओ। तो किसी की हेल्प ले लो, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। अदरवाइज आप चीजें खुद से जानते हो तो आप खुद भी फाइल कर सकते। लेकिन मेरी एडवाइस है, क्योंकि आईटीआर रॉन्ग सिलेक्शन होता है और फिर रिवाइज करना पड़ता है, आपको नोटिस आता है, नोटिस का आंसर देना पड़ता है, तो वो ठीक नहीं रहता आपके लिए। मिसमैच बिटवीन एआईएस टीआईएस एंड एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम कितनी आपकी, एआईएस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, टीआईएस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जो आपकी रियल इनकम है वो शो करो आप। या फिर आपको किसी और तरीके से काम करना है तो फिर वो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तो वो भी चीजें होती है। वहीं पे ही काम करता है जो टैक्स प्रिपेयर करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स प्रिपेयर करते हैं, वो लोग में ये एक्सपर्टीज होती है कि वो कुछ चीजें आपको बता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे, लेकिन उसमें भी वो ठीक से रिपोर्ट करेंगे ताकि कोई नोटिस या ऐसा कुछ आपको फ्यूचर में देखने को ना मिले। ओके, तो वैसे तो यहाँ पे एक्चुअल इनकम जो है वही रिपोर्ट करनी रहती है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से अगर फाइल करवाओगे तो कुछ चीजें आपको सेटलमेंट करना है आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलीगल मीन्स, कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन उनको पता होते हैं कि इनकम टैक्स किस तरह से उसको देखता है। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ही उसको आंसर दिया जाता है, ताकि आपको नोटिस भी ना आए और कोई दिक्कत ना हो। मतलब ओमिटिंग बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। ओके, बैंक इंटरेस्ट कई लोग नहीं दिखाते हैं, डिविडेंड इनकम नहीं दिखाते हैं, तो कुछ होता कुछ नहीं, आपको नोटिस आएगी, आपको फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। खुद से फाइल करोगे तो खुद खुद आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर नोटिस आ गई, आपके कंसल्टेंट ऐसे फाइल कर रहे हैं जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो वाले केस में वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कई केसेस में वो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, क्योंकि उनका फिर ये कहना रहता है कि ये तो आपको देखना चाहिए था। तो ये कुछ होता है चीजें, इससे बेहतर है कि सारी इनकम आप शो करो, इनकरेक्ट डिडक्शन मत करो। मैं 2 साल पहले 3 साल पहले भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये मैं बोल चुका हूँ कि इनकरेक्ट डिडक्शन कई चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो ये चीजें करते हैं। ओके, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनकम जो टीडीएस रिफंड होता है उसमें समझो आपको आपका 50,000 का रिफंड बनता है, 50,000 का रिफंड बनता है, आपका क्रेडिट बनता है, और सामने आपका 40,000 का टैक्स बनता है, तो आपको 10,000 का ही रिफंड मिलेगा। लेकिन कुछ लोग या कुछ टैक्स कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो चीजें
बता देते हैं कि इसका कुछ नहीं होता, हम ये गलत डिडक्शन क्लेम कर लेंगे और हो जाएगा। लेकिन 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल तक कुछ नहीं आता, फिर वो मैंने देखा है 6 साल के बाद भी नोटिस आता है लोगों को, फिर वो सारी चीजें पेनल्टी के साथ वो सब कलेक्ट होता है। ओके, तो ऐसी आप गलतफहमी में मत रहना कि कुछ नहीं होता है। ये मैं खुद फाइल कर चुका हूँ, पिछले साल ऐसे कई लोग मेरे पास आए थे जो 2 साल के बाद ये आया था कि रिफंड भी मिल गया था, अब जो रिफंड मिला है उसके ऊपर पेनल्टी को जोड़ के उनको पेमेंट करना पड़ा है। ये चीजें होती है, तो इससे थोड़ा बचिए। फेलिंग टू ई वेरीफाई द रिटर्न, कुछ लोग रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं करते। आपके कोई कंसल्टेंट है तो वो लोग क्या करते हैं कि टाइमली उसको उसका जो फॉर्म भेजना रहता है सीपीसी बैंगलोर पे, वहां पे आपका साइन लेके भेजते नहीं है, या फिर ई वेरीफाई जो आपके मोबाइल ओटीपी से होता है या डिजिटल सिग्नेचर से होता है, वो जल्दी में वो नहीं कर पाते। ओके, तो वो आपको उनको रिमाइंड करना है या आपको एक बार पूछना है कि आपके ऊपर आपको देख भी लेना है आपके ऊपर ये ई वेरिफिकेशन का ओटीपी आया है या नहीं है। अगर ई वेरिफिकेशन हुआ होगा तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसके ऊपर भी आपको रिवर्ट दिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपका ई वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ई वेरीफाई करना भी जरूरी है, सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी नहीं। फाइलिंग प्रोसेस क्या है तो आई थिंक ये कई वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो जो नया नया सीजन के लिए कैसे फाइल करता है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं जाऊंगा। आपको ये वेबसाइट दिया गया है, कौन सा आपको सेक्शन यूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ओके, कौन सा फॉर्म रिफिल डेटा क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें मिल जाती है। ओके, आपके क्या इनकम है, क्या डिडक्शन है, क्या टैक्सेस आपने एडवांस टैक्स अगर पे किया तो उसकी डिटेल वगैरह सबमिट करना है, ये वेरीफाई करना है। तो ये प्रोसेस होता है, जितना सिंपल यहाँ पे नजर आ रहा है उतना ही होता है, लेकिन इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। ई वेरिफिकेशन भी बताया गया आपका, आप किस तरह से ई वेरीफाई कर पाओगे, आधार ओटीपी से कर पाओगे, नेट बैंकिंग से, बैंक एटीएम से, डीमैट अकाउंट से, या फिर आप फिजिकल कॉपी भेज दोगे आईटीआरवी की जो एक पेज होता है। ओके, तो उस पर साइन करके आपको सीपीसी बैंगलोर पे भेजना रहता है। ओके, चलिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो जनरली देखे जाते हैं कि आप रिवाइज कर सकते हो रिटर्न। कहाँ आप कर सकते हो, 31 दिसंबर से पहले कर सकते हैं। अगर मैं चूक जाऊँ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा और पेनल्टी देनी होगी। फॉर्म 16 के बिना भी हाँ तो ऑलरेडी आप कर सकते हो, आपको 26 AS और आपका सैलरी स्लिप के बेस पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। क्या बताया यहाँ पे, हु शुड फाइल आईटीआर एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम आपकी इनकम है तो आपको फाइल करना है। किनको करना है, देखिए, फॉरेन एसेट जिनकी भी है उनको करना है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं आपने तो भी आपको करना पड़ेगा, भले आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख एज द केस में भी, क्योंकि न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम दोनों है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख है, नए रेजिम में 3 लाख। और एज का भी क्राइटेरिया है, ओके, एज आपकी 60 से ज्यादा है तो उसमें ये लिमिट बढ़ती है। ओके, तो वो आपको देख के चलना है, थोड़ा स्लैब क्या है आपका वो आपको देख लेना है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के या फिर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको जरूर से रिटर्न फाइल करना ही है। अगर मेरी मानो तो हर एक को अब रिटर्न फाइल करना जरूरी हो गया है, किसी ना किसी वजह से आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी कुछ आपके ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए, बैंक ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर आपने पिछले साल में रिटर्न नहीं फाइल किया है, जो है 194N का मैं ज्यादा देखता हूँ मेरे क्लाइंट का, कि जिसमें वो बोलते हैं सर मेरा तो टीडीएस इन्होंने काट लिया, तो फिर मैं बोलता हूँ तो 20 लाख से ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन हुआ होगा या 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ होगा आपका बैंक में, तो उस हिसाब से बैंक उस पर 2% काटती है। 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो 5% काटती है, 2% और 5% के हिसाब से काटा जाता है, और वो वही कंसिडर करते हैं कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, भले ही आपने रिटर्न फाइल किया होगा पिछले साल में, लेकिन रूल ये है कि पिछले 3 साल में आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और आपका बैंक ट्रांजेक्शन 20 लाख से ज्यादा हो गया है तो आपको 2% टीडीएस वो लोग काट लेंगे। तो आप चाहते हो कि वो ना हो तो रिटर्न फाइल करते होगे तो समझो ये साल तो काट लेंगे वो लोग, फिर आप जाके उनको आपका आईटीआर की कॉपी प्रोवाइड करोगे तो फिर वो वहां से बंद कर देंगे आपका जो वो टीडीएस है, जो 20 लाख या 1 करोड़ एज द केस में भी जो आपका ट्रांजेक्शन होता है बैंक पे वो नहीं कटेगा। क्योंकि ये चीजें मैं देखता हूँ, मेरे कई क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन बैंक में क्या होता है, बैंक वाले क्या करते हैं वो काट लेते हैं, फिर आपको खुद से जब अप्रोच करते हो आप बताओगे मेरा रिटर्न मैं फाइल करता हूँ तो वो बस अगले साल से वो नहीं काटते।
लेकिन वो लिमिट है उसका भी। ओके, तो वो 1 करोड़ या दो 20 लाख का लिमिट है। ओके, तो वो देख के चलना है। और ज्यादा तो बहुत चीजें और कुछ है नहीं बात करने के लिए। अगर कुछ है भी तो आप जैसे कमेंट करोगे तो उसमें से पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए और उसके लिए आपके लिए आगे वीडियो बनानी चाहिए। आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं हूँ R.K. परमार, टैक्स एडवोकेट एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। मेरा ये नंबर है। ओके, मेरा फॉर्म है MR एसोसिएट्स। हम टैक्सेशन से अलावा दूसरी कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, लोन्स है, सो एंड सो। ओके, अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।